हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आओ बेटा आओ। बड़ी जल्दी आ गई तुम। कोई बात नहीं। वैसे आने वाले तो और भी है ना, वैसे है ना। कोई बात नहीं। अभी जो आया सो आया। हाँ जी। सो गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, तो अपन को आज क्या स्टार्ट करना है। अपन लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेटिंग अप के अंदर तुम लोग का चैप्टर नंबर 8। दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ या सेटिंग अप ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। अच्छा, तुम लोगों ने वैसे कहाँ तक पढ़ा है एसबीसी में? कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं मुझे बताओ जरा थोड़ा एक बार। क्या क्या पढ़ रखा है? सब पढ़ लिया? क्या बात है। बाकी सारा पढ़ लिया? चलो, पार्ट ए पढ़ा है। ठीक है। तो अभी अपन जब इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज, इसमें क्या क्या आ रहा है तुम्हारे पास? इसमें तुम्हारे पास आएगा एनबीएफसी, तुम्हारे पास आएगा हाउस रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस, सॉरी रिकंस्ट्रक्शन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, साथ में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एंड जो नया जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट्स बैंक। अच्छा, निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी, इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा है कभी तुम लोगों ने? निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? हाँ। तो वो सभी चीजें भी आएगा, क्यों? क्योंकि वो सभी चीजें, ये सब क्या है सर? ये सभी के सभी फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल कंपनीज। तो जब हम फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल कंपनीज, अच्छा फाइनेंशियल कंपनीज मतलब, फाइनेंशियल कंपनीज मतलब सर दीज आर दोज कंपनीज व्हिच प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। दीज आर दोज कंपनीज व्हिच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ऐसा अगर मोटा मोटा देखें तो मेनली तो ये एनबीएफसी के बारे में है। पहले तुम लोग को एनबीएफसी का स्ट्रक्चर बताया गया है एंड उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और इनकॉर्पोरेशन के बारे में बताया गया है। एंड बाकी का जो सेकंड हाफ है इट इज ऑल अबाउट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड दी पेमेंट्स बैंक। ठीक है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट मैटर है एनबीएफसी, ये तुम ऑलरेडी पढ़ते है ना, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या पढ़ोगे, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है तो। किधर? ये तुम पढ़ते ईबीसीएल में। पढ़ा है ना तुम लोगों में से किसी किसी ने तो पढ़ा होगा। हाँ। तो ये वाला पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ किधर ईबीसीएल में, बट वहां पे क्या था ना, तुमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है। पढ़ाया था क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। क्यों? अरे ये सब्जेक्ट तुम्हारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज यहाँ पे पढ़ाएंगे ना, क्योंकि यहीं पे तो तुमको रजिस्ट्रेशन करना बताया जाएगा। वहां पे तुमको एनबीएफसी का पूरा फ्रेमवर्क समझाया गया था। तो इस वाले में हमको मेनली क्या ध्यान रखना है, जो हमारा एनबीएफसी का जो फ्रेमवर्क है वो तो है ही एज इट इज, साथ साथ हमको यहाँ पे एडिशनली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी जो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है उसको भी पढ़ना रहेगा। ठीक है, अलोंग विद दी ये अदर इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूशंस एज वेल। अच्छा तो सबसे पहले एनबीएफसी के साथ में स्टार्ट करेंगे एंड देन एनबीएफसी के बाद में हम बाकी वाला चेक करेंगे। चलो, तो एनबीएफसी बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज।
तो मेरे ख्याल से तुम में से कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो पहले तुम लोग क्या जानते हो इसके बारे में मुझे बता दो, एंड उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दैट इज दी एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। हाँ जी, क्या क्या जानते हैं आप लोग इनके बारे में, थोड़ा एक बार आप मुझे बता दें, फिर अपन आगे इस डिटेल में बात करते हैं इसको लेकर के। वाह, ऐसी कंपनीज जो फाइनेंस देने का काम करती हैं, है ना, विदाउट ऑब्टेनिंग दी स्टेटस ऑफ अ बैंक। बिल्कुल, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ तो सर, मेनली पहला बात क्या है, पहला बात यह है कि एनबीएफसीज क्या है सर, एनबीएफसीज कंपनीज हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। एंड ऐसा कंपनीज जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है, क्या है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है क्या, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आइए आप भी। और भी है ना अभी तो आने में, है ना। सो ऐसी कंपनीज, अच्छा ये कंपनीज कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई रहेंगी, हुई रही होंगी, अंडर दी कंपनीज एक्ट, है ना। बट इनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, इनका प्रिंसिपल बिजनेस है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, टू फाइनेंस दी अदर कंपनीज, तो ये क्या बन गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अभी समझो, तो ये तो एनबीएफसी है ही, साथ ही साथ एक डेजिग्नेटेड लिस्ट है हमारे पास उन कंपनीज का जिनको हम क्या बोलते हैं, एनबीएफसीज बोलते हैं। जैसे सर, दोज कंपनीज विच आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट बोले तो लाइक जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, ऐसी कंपनीज विच आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनीज, वो भी एनबीएफसीज कहलाती हैं। प्लस वो कंपनीज विच आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड, दोज कंपनीज जो आपको ऐसा लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हायर परचेस, इवन इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो, तो ये सभी कंपनीज जो कि इस तरह के बिजनेस में एंगेज है ना, ऐसा कंपनीज जो कि इनमें से किसी तरह के बिजनेस में एंगेज है, तो वो भी क्या होता है, वो भी एनबीएफसी ही कहलाता है, ठीक है, वो भी एनबीएफसी ही कहलाता है। तो ये तो क्या हो गया, एक्सक्लूसिवली तुमको नाम दिया हुआ है, एक्सप्रेसली तुमको नाम दिया हुआ है कि भाई अगर कोई कंपनी है जो इस तरह का बिजनेस में एंगेज है, तो वो क्या हो गया, वो एनबीएफसी हो गया। बट कुछ लोगों को एनबीएफसी बनना पड़ता है, ये तो क्या है ना, ये तो बाय बर्थ ऐसा है ना, कुछ लोग तो ऐसा जन्म से राजा होते हैं, कुछ लोग को ऐसा राजा बनने के लिए मेहनत करना पड़ता, ठीक है, तुमको बनना राजा, नहीं तुम राजा नहीं बनोगी बेटा, तुम रानी बनोगी, है ना। तो बेसिकली तुम कितना ही मेहनत कर लो, तुम नहीं बन पाओगी। तो बेसिकली कुछ लोग तो ऐसा जन्म से एनबीएफसीज हैं, है ना, इनका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि इनको एनबीएफसी ही बोला जा रहा है। बट कुछ लोग को क्या बनना पड़ेगा, मेहनत करके एनबीएफसी बनना पड़ेगा। अब वो मेहनत करके एनबीएफसी कैसे बनते, तो उनको ऐसा बोलते हैं रेसिडुअरी एनबीएफसीज, है ना, क्या बोलते हैं, रेसिडुअरी एनबीएफसीज। बोले सर ये कौन है, तो बेसिकली वही जो आप बोल रहे थे पहले ऊपर, कि सर ऐसा कंपनीज जो प्रूफ कर सके, क्या प्रूफ कर सके, कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल बिजनेस है ना, वो फाइनेंशियल बिजनेस ही है, वो क्या है, लोगों को फाइनेंस करना है, इज टू फाइनेंस,
तो वो कंपनीज भी क्या कहलाती है, एनबीएफसीज कहलाती हैं। इनको मेहनत करना पड़ता है थोड़ा, है ना, इनको थोड़ा मेहनत करके प्रूफ करना पड़ता है कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना ही है, तो हम भी क्या हैं, हम भी एनबीएफसीज हैं। अच्छा, ये प्रूफ कैसे करती हैं, किसी को याद है क्या? ये प्रूफ कैसे करेंगे कि भाई हाँ मेरा जो है प्रिंसिपल बिजनेस, प्रिंसिपल यानी मेन बिजनेस जो है मेरा वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना है, इनको प्रूफ करना रहेगा ना। कैसे प्रूफ करेंगे? कि क्या क्या 90%? अरे बेटा, वो 90% तुम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में चली गई बेटा, सीआईसी एनडीएसआई में चली गई तुम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और चलो, इन्होंने जो बोला वो सही है, पर वो बहुत ऐसा पार्शियली सही है, पार्शियली सही नहीं है, ज्यादातर तो गलत है, थोड़ा बहुत सही है। और कोई? नीलम, तुमने पढ़ा है एनबीएफसी पहले कभी? पढ़ा है ना जिंदगी में? चलो, शुक्र है भगवान का। तुम्हारा नाम क्या बच्चे? तुम्हारा नाम सलोनी है? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तुमने पढ़ा है एनबीएफसी पहले? अरे फिर तो तुमको तो पूरा बताना पड़ेगा। अभी देखो, क्या चीज, इनको प्रूफ करना रहेगा। क्या प्रूफ करना रहेगा गीताली? कि सर इनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। कैसे प्रूफ करेंगे? अभी ये प्रूफ करने के लिए अपने पास एक टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? 50-50 टेस्ट, है ना। इस काम को करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है। वो टेस्ट के थ्रू हम लोग ऐसा चेक कर लेते, वेरीफाई कर लेते। क्या चीज वेरीफाई कर लेते? कि हाँ भाई, ये कंपनी का जो मेन जो प्रिंसिपल बिजनेस है इज टू फाइनेंस अदर्स। और वो टेस्ट कौन सा है? 50-50 टेस्ट। अच्छा, 50-50 टेस्ट क्या होता है, बात करते हैं थोड़ा उसका बारे में, पर पहले ध्यान रख लो, जब मैंने बोला एनबीएफसी, तो एनबीएफसी में कौन आ गया? एनबीएफसी में ये सब तो आ ही गए। क्यों? क्योंकि ये तो इनका बिजनेस का नेचर मुझे बता रहा है कि इनका काम ही फाइनेंस करना है। अरे इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कर रहा है? फाइनेंस कर रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब क्या? चलो पहले इधर आते हैं। मैंने कहा था कि ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं वो एनबीएफसी होती हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? ओके, यानी कि आपका ऐसा कहना है कि सर दूसरों को लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना इज वन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस, है ना। दूसरा बात क्या? सर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, लोगों से पैसा जमा करना। और भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, बस इतना ही काफी है। अच्छा, इवन ये जो इन्वेस्टमेंट वाला चीज होता है ना, ये भी क्या कहलाता है? एक तरह का फाइनेंशियल सर्विस ही कहलाता है। तो बेसिकली ऐसा अपन मोटा मोटा बात करें तो ऐसा कंपनीज जो लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर रहा है टू अदर्स, या तो दूसरों से, क्या अभी समझो, लोन्स एंड एडवांसेस देना है तो उसके लिए तुम्हारे पास भी तो पैसा होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं लोन देता हूँ, मैं लोन देता हूँ, अरे तो पहले मेरे पास तो पैसा है, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास घर में कुआं थोड़ा ना खुदा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले लोगों से पैसा जमा करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड टू ग्रांट लोन्स टू अदर, ये कहलाता है फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे ये काम तो वो भी करते हैं ना तुम्हारे, हाँ बैंक्स भी तो वही काम करते हैं। हाँ सर, वही काम करते हैं, पर ये जो है ना हमारी कंपनी, ये बैंक्स नहीं है, बस इतना सा बात है। वो बैंक्स हैं, हम बैंक्स नहीं हैं, बाकी काम सब सिमिलर है। और भी कोई छोटा मोटा डिफरेंस रहेगा वो पे अभी आगे चल के बात कर लेंगे। सो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो देखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम क्या कर रहे हो? सामने वाले कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हो। चिट फंड बिजनेस, लोगों से पैसा जमा कर रहे हो और फिर कहीं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज अगेन अ फाइनेंशियल बिजनेस। लीजिंग, लीजिंग का सुविधा उपलब्ध करा रहे हो तुम, यानी एक काइंड ऑफ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को फंड्स का ऐसा, मतलब अभी नियर टर्म अरेंजमेंट तो नहीं करवा पा रहे, पर हाँ तुम उनका फंड्स अरेंज करवा रहे। हायर परचेस, ये भी वही काइंड ऑफ तुम्हारा लोन एग्रीमेंट की तरह, जब तुम क्या करते हो कोई चीज परचेस करते हो तो इधर भी क्या हो गया? लोन्स एडवांसेस की फॉर्म में आ गया। इंश्योरेंस, तुम लोग पैसा जमा कर रहे। इवन इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, जो ऐसा तुम लोग जब पॉलिसी वगैरह लेते हो तो पैसा जमा ही कर रहे हो। अच्छा, उन पॉलिसीज के ऊपर तुम ऐसा लोन भी ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये भी देख लो फाइनेंशियल सर्विसेज में एंगेज है। तो इन लोग को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसी कंपनी जो कि ऐसा इन बिजनेस में एंगेज है, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए तो एनबीएफसी है बाय बर्थ। बट इसके अलावा कोई और बचता है जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअरी एनबीएफसी, तो दे आर रिक्वायर्ड टू प्रूव कि यस आवर प्रिंसिपल बिजनेस इज टू
फाइनेंस असेट। एंड वो चीज हम कैसे प्रूव करते? वो चीज हम प्रूव करते बाय 50-50 टेस्ट। ले रहे बात? तो चलो क्या क्या पढ़ा अब तक? बोले एनबीएफसी क्या होता है? बोले एनबीएफसी सर ऐसा कोई भी कंपनी है जो पहले कंपनी बना एंड जिसका मेन काम कहीं ना कहीं क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसलिए वो एनबीएफसी बन गया। अच्छा, तो मेनली तो क्या है ना सर, कुछ ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज है जिनको एनबीएफसी माना ही जाता है, जो हमने भी पढ़े यहाँ पे, ये सर इन्वेस्टमेंट, चिट फंड, लीजिंग, हायर परचेज और इंश्योरेंस, हाँ म्यूचुअल फंड्स भी आ जाए, ठीक है। फिर इनके अलावा और भी कंपनीज भी एनबीएफसी हो सकती हैं, पर they are required to prove that their principal business is to provide finance. Now, अभी अपन बात करते हैं किसके बारे में? ये 50-50 टेस्ट के बारे में। ये 50-50 टेस्ट के थ्रू कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा मेन बिजनेस फाइनेंशियल बिजनेस है कि नहीं? तो देखो 50-50 टेस्ट ऐसा बोलता है, जैसे पहला 50 है, फर्स्ट 50 है कि एटलीस्ट 50% of the total assets shall be in the form of financial assets, एंड जो दूसरा 50 है वो ये ऐसा बोलता है कि एटलीस्ट 50% of the total receipts of the business must come from those financial assets. मतलब मतलब तो इसका मतलब ये हुआ 50-50 का पहला 50 क्या बता रहा? सर पहला 50 हमको ये बता रहा है, अच्छा लिख रहे, लिख लो पहले। आई गेस जिन लोगों ने पहले पढ़ा तुम लोग के पास तो लिखा हुआ होना चाहिए था ना? नहीं है मतलब कहीं घूम गया, रद्दी में भेज दिया बेटा तूने गीताली? ठीक, ये भी ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये? पहला चीज, अभी समझो कोई अगर कंपनी है, तो कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होता है तो उसका कुछ ना कुछ असेट्स होगा, कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज होगा, है ना? तो कंपनी का जितना भी टोटल असेट्स है ना, टोटल असेट्स तो समझते हैं ना सब लोग? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझने में मुश्किल आ रहा हो कि बोले टोटल असेट्स का मतलब? चलो समझते हैं सबके सब। तो कंपनी का जितना भी टोटल असेट्स है उसमें से कम से कम भी है ना, एटलीस्ट 50% ऑफ दी असेट्स किस फॉर्म में होना चाहिए? फाइनेंशियल असेट्स की फॉर्म में होना चाहिए। फाइनेंशियल असेट्स मतलब तुम लोगों ने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा हो, तुम लोगों ने लोगों को क्या बांट रखा है? लोन्स एंड एडवांसेस बांट रखा है। कितना? 50% ऑफ द टोटल असेट्स। भाई मानसी अगर हम किसी को लोन देंगे तो क्या वो हमारी एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? हम किसी को लोन दे रहे, तो जो लोन मैंने दिया वो मेरा एसेट्स हुआ कि मेरा लाइबिलिटी हुआ? मेरा एसेट्स हुआ। तो बस इसलिए ऐसा बोल रहे, इसलिए हम उसको क्या नाम दे रहे? फाइनेंशियल एसेट्स नाम दे रहे। तो जितना भी आपका टोटल एसेट्स है ना, कम से कम बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो मेरे को मतलब ही नहीं, कम से कम मेरा 50% ऑफ दी एसेट्स किस फॉर्म में होना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में होना चाहिए, कि मैं लोगों को लोन बांट रखा है इतना इतना वैल्यू का, ये जरूरी है। ऐसा है तो हाँ, पहला 50 तुम्हारा ऐसा चेक हो गया। जैसे मान लो कंपनी का टोटल एसेट्स मालूम पड़ा 100 करोड़ रुपीस, तो वो 100 करोड़ की टोटल एसेट्स में से कम 50 करोड़ का क्या दे रखा है मैं लोगों को? लोन बांट रखा है ना? 50 करोड़ का मेरा फाइनेंशियल एसेट्स है। नीलम क्या ये 90 करोड़ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्या 100 का 100 करोड़ फाइनेंशियल एसेट्स हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा 50 क्या बोल रहा है?
दूसरा 50 फिर ये बोल रहा है कि भाई जितना भी रिसीट्स बोले तो यानी जितना भी कंपनी का इनकम रहेगा, है ना, तो उसका 50% कम से कम भी 50% ऑफ द इनकम किधर से आना चाहिए, इन फाइनेंशियल असेट्स से आना चाहिए। मतलब ये समझो मेरा कंपनी बहुत ऐसा मुश्किलों से, हाँ, मात्र 10 लाख रुपए कमा रही है, ये मेरी टोटल रिसीट्स है पूरे साल भर की, हाँ? तो आउट ऑफ दिस 10 लाख रुपीज मेरा जो कम से कम भी 5 लाख रुपया है ना, वो कहां से आना चाहिए, वो इन लोन्स के थ्रू आना चाहिए। अरे लोन्स के थ्रू कौन सा इनकम मिलेगा तुमको, अच्छा इंटरेस्ट का इनकम मिलेगा, हाँ हाँ हाँ, वही। तो इंटरेस्ट की फॉर्म में मेरे को कम से कम भी 50% ऑफ द इनकम आना चाहिए ऑफ द टोटल रिसीट्स, कि मेरे बिजनेस का जितना भी टोटल इनकम है उसका कम से कम 50% इनकम कहां से आना चाहिए, इन फाइनेंशियल असेट्स से आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, यानी ये वाला 50 भी चेक हो गया, और ये प्रूफ हो गया कि तुम्हारा प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, टू फाइनेंस अदर्स। अगर हो गया प्रूफ तो बधाई हो, तुम क्या बन गए हो, यस। अच्छा, क्या सिर्फ ये प्रूफ करने से हम एनबीएफसी बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, है क्या आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्या बताओगे, अच्छा फिर आरबीआई क्या करेगा, हाँ अब सही है। तो आफ्टर प्रूविंग कि भाई हमारा 50-50 टेस्ट क्वालिफाई हो गया है ना, वी आर एलिजिबल, तो हम क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करते हैं, है ना, ऑब्टेन COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किससे, फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, फ्रॉम आरबीआई। अच्छा देखो, बैंक्स के ऊपर भी किसका रेगुलेशन है, आरबीआई का, और हमारे ऊपर, हमारे मतलब एनबीएफसी के ऊपर भी किसका रेगुलेशन है, आरबीआई का। पर हाँ एक दिक्कत है, बैंक्स को बेचारा कंपनीज एक्ट का इतना फॉलो अप नहीं करना पड़ रहा, हमको तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये जो आरबीआई है ना, अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 आपको क्या करता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, किसको, टू दी एनबीएफसी, कि हाँ जाओ तुम लोग एनबीएफसी बन जाओ। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देने से पहले आरबीआई एक और चीज ऐसा मेक श्योर करेगा, क्या, कि तुम्हारा नेट ओन्ड फंड्स, तुम्हारा नेट ओन्ड फंड्स कितना होना चाहिए, 2 करोड़ रुपए, ठीक है, तुम्हारा नेट ओन्ड फंड्स कितना होना चाहिए, 2 करोड़ रुपीज। अगर तुम्हारा नेट ओन फंड्स 2 करोड़ रुपए है, और तुमने 50-50 टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, और तुमने आरबीआई को एप्लीकेशन लगा दिया है, तो आरबीआई क्या करेगा, अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 तुमको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, ये जाओ और जाकर के अपना बिजनेस कैरी ऑन करो एनबीएफसी की तरह। आया बात समझ में, बताओ, आया बात समझ में, तो क्या चीज, अच्छा ये तो बात हुआ कि भाई एनबीएफसी कौन, किस तरह का बिजनेस में एंगेज है, तो वो तो ऐसा बाय डिफॉल्ट एनबीएफसी है, एनबीएफसी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, एंड क्या कंडीशंस था। अच्छा तुमको ये पता है एनबीएफसी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्टेड बिजनेसेस भी हैं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड बिजनेसेस मतलब कि देयर आर सर्टेन बिजनेसेस व्हिच एन एनबीएफसी कैन नॉट परफॉर्म, है ना, कि वो इन तरह के बिजनेसेस में एंगेज नहीं हो सकता। याद है किसी को कुछ, कौन सा तरह का बिजनेस है जो एक एनबीएफसी कर ही नहीं सकता है, बस समझो तुम अगर एनबीएफसी हो ना, तुम ये बिजनेस नहीं कर सकती, तुम हो तुम नहीं कर सकती, तुम हो तुम नहीं कर सकती, तुम हो तुम नहीं कर सकती, कौन सा बिजनेस, याद है किसी को कुछ? कोई बात नहीं, तो यार तुम लोग भूलोगे तभी तो नया याद करोगे, तुम लोगों ने पर इस बीच नया भी तो याद किया होगा ना बहुत सारा, तो फिर क्या दिक्कत है, जब वो पहला वाला भूलोगे तभी तो नया याद कर पाओगे।
सही है, पर एग्जाम तक अब थोड़ा रिटेन कर लेना ना। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून। हाँ, अभी तक तो और भूलोगे और याद करोगे, कोई बात नहीं। एक तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कि एक एनबीएफसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना चाहिए। कैसा लगेगा? जो लोगों को लोन बांट रहा है वैसा वो खेत में जाके सुबह सुबह काम कर रहा है? अच्छा लगेगा? एनबीएफसी का डायरेक्टर बोले कहाँ जा रहा है सुबह सुबह, बोले खेतों में जा रहा है। अरे मतलब काम करने जा रहा है, खेतों में काम करने जा रहा है। अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा वाह वाह वाह, तुमको कैसे पता? अच्छा याद आ गया, ठीक है बेटा। दूसरा है कोई भी तरह का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी एंगेज नहीं होना चाहिए। अरे तुम इंडस्ट्रियलिस्ट को फाइनेंस कर रहे हो, तुम क्यों इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में एंगेज होना है? तुम तो फाइनेंस कर रहे हो, तुम ऐसा आराम से अपने ऑफिस में बैठो। हाँ, फिर हाँ, और हाँ आपको भी याद आया कुछ? हाँ बताओ। चिट फंड, चिट फंड वाला तो ऊपर लिया है मैंने। क्या बताया था? हैं? कि चिट फंड बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकते? अरे ऐसा कंपनी जो चिट फंड जो चिट फंड के बिजनेस में होता है वो तो होता ही है एनबीएफसी, अनुराधा वाला। हाँ हाँ, लक्ष्मी चिट फंड एलसीएफ। तो वो तो किसी और रेफरेंस में लिया था मैंने एग्जांपल, इस रेफरेंस में थोड़ा ना लिया। अभी आ रहा है, चलो वो एग्जांपल भी आ रहा है, फिर तुमको रेफरेंस भी याद आ जाएगा और एग्जांपल भी याद आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, और कोई भी तरह का ट्रेडिंग। अरे ट्रेडिंग वो शेयर वाला ट्रेडिंग नहीं है ना, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाय एंड सेल ऑफ गुड्स बेसिकली। ऐसा नहीं कर सकते तुम। अच्छा लगता है क्या कोई ऐसा घर घर जाके, ये घर घर क्या सॉरी, दुकानों पे बैठ करके गुड्स एंड सर्विसेज बेचो? अच्छा नहीं लगता है ना? तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ये ट्रेडिंग वापस बोल रहा हूँ गुड्स का है, ध्यान रखना है ना, इसको दूसरा ट्रेडिंग मत समझ लेना। फिर और कुछ याद आया क्या किसी को? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तुम कोई भी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। चलो एक बहुत भयंकर सवाल है, नीलम तुम बताना बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा भी किसी और चीज का कंस्ट्रक्शन होता है क्या? हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन रहा है तो कोई ना कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग बन रहा है तो वो भी इमूवेबल है, ब्रिज बन रहा है तो वो भी इमूवेबल है। और क्या बन सकता है बेटा? डैम्स बन रही है तो वो भी इमूवेबल है। तो कोई भी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन में एंगेज नहीं हो सकते। अच्छा कंस्ट्रक्शन में भी नहीं हो सकते हैं साथ साथ सेल एंड परचेज। सेल ये वाला सेल नहीं आएगा, सेल एंड परचेज आएगा। सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इस तरह के बिजनेस में भी तुम लोग एंगेज नहीं हो सकते हो। होता ना, प्रॉपर्टीज को ऐसा बिकवाते हैं, खरीदवाते हैं, तो वो तरह का बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो कोई भी एनबीएफसी इन इन बिजनेसेस में एंगेज नहीं हो सकता है। दीज आर रेस्ट्रिक्टेड बिजनेसेस फॉर एन एनबीएफसी, नहीं कर सकते। और जो कर सकते थे वो तुमको ऊपर बता दिया बेटा, इसमें चिट फंड कहीं भी नहीं है, तो प्लीज उसको दिमाग से ऐसा निकाल दो। ऐसा दिमाग में भी दूर दूर तक मत रख, मैं पता तो एग्जाम में गलत लिखाएगी फिर। और तुम लोगों ने भी जो सुना भूल जाना इसने क्या कहा था, है ना? तुमने कुछ नहीं सुना है, ये चिट फंड से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं हुई थी। चिटफंड वाला बिजनेस ऊपर है, एनबीएफसी है, ठीक है? एनबीएफसी है, क्लियर? ये सारा बिजनेस एनबीएफसी नहीं कर सकता। ओके चलो, तो एक एक करके बता दो जल्दी से, क्या क्या पढ़ा जल्दी बोलो। जल्दी से सब वो नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, फटाफट रिपीट करते चलो उनकी तरह। बोलो भाई जल्दी बोलो, एनबीएफसी क्या होता है? नाश्ता करके नहीं आएगा, जोर से बोलो। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। और कौन कौन ये ऐसा बाय बर्थ एनबीएफसी है? अरे बोलो। वाह, ठीक है। और अगर कोई एनबीएफसी बाय बर्थ नहीं है तो उसे एनबीएफसी बनना पड़ता है। कैसे बनेगा एनबीएफसी? यस, बाय क्वालिफाइंग 50-50 टेस्ट। 50-50 टेस्ट क्या है?
ठीक है, कि टोटल एसेट्स का एटलीस्ट 50% ऑफ द एसेट्स किस फॉर्म में होना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में होना चाहिए, एंड टोटल रिसीट्स ऑफ द बिजनेस किस फॉर्म में होने चाहिए, 50% ऑफ द जो टोटल रिसीट्स है वो फाइनेंशियल रिसीट्स मतलब उस रिसीट्स की फॉर्म में होनी चाहिए जो फाइनेंशियल एसेट्स से आ रहा है। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद तुमको ऐसा एनबीएफसी बन गए? नहीं सर, क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, किससे, कौन से सेक्शन में, 45IA है ना, ये एक छोटा सा सेक्शन है, याद रख लो इसको, 45IA है। और नेट ओन फंड्स कितना होना चाहिए तुम्हारा? वैसे तुमको एक बात बताता हूँ, एनबीएफसी के लिए ऐसा बोला है कि जो नेट ओन फंड्स का रिक्वायरमेंट है ना, ये 25 लाख से लेकर के, ये 25 लाख से लेकर के 100 करोड़ तक के में कुछ भी हो सकता है। बट ठीक है, अभी कितना मान के चल, कितना अपन लिख रहे हैं फिलहाल, 2 करोड़ का एनओएफ बोलते हैं कि नेट ओन फंड्स कितना होना चाहिए, 2 करोड़ रुपया तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। हाँ, और कौन कौन सा बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, और इमोबल प्रॉपर्टी का सेल और परचेज भी नहीं कर सकते। अरे 100 करोड़ वाला में एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, 100 था या 200 था एक बार चेक कर लेंगे, बट हाँ ये है, ये वाला लिमिट तुम ध्यान रखना। इन जनरल जो आरबीआई ने लिमिट दे रखा है ना एनओएफ के लिए, वही दे रखा है कि इसके बीच में कुछ भी डिसाइड किया जा सकता है। अच्छा, चलो तो ये तो बात हो गई किसको लेकर के, एनबीएफसी को लेकर के। सर ये एनबीएफसी सारा बैंक का काम कर रहा है ना, तो बैंक को फिर अलग रखा क्यों, ये बैंक्स, ये एनबीएफसी, अगर बैंक और एनबीएफसी में कोई डिफरेंस है तो एनबीएफसी को लेकर ही क्यों आए, जब एनबीएफसी को सारा काम बैंक का ही करना है तो बैंक्स है ना, तुमको एनबीएफसी को एस्टैब्लिश करने का जरूरत ही क्या है, तुम लोग सेटिंग अप पढ़ रहे हो, हाँ तो सेटिंग अप करना ही क्यों है एनबीएफसी का, क्यों क्यों करवाना है इनका रजिस्ट्रेशन, क्या मकसद है भाई? पलक, क्या नाम है तुम्हारा, पलक, पलक ही तो नाम है, पलक गोयल। भाई जब एनबीएफसी सारा बैंक का ही काम कर रही है तो बैंक्स है ना उस काम को करने के लिए, लोगों का पैसा, तुम लोग का पैसा कहाँ जमा है, चलो बताओ, बैंकों में, कौन से बैंकों में है, एसबीआई में जमा है, अकाउंट नंबर बता दे बेटा। याद नहीं है, कल देख के आई हो, तेरा पैसा कहाँ जमा है, बीओबी में जमा है, अकाउंट नंबर बता दे बेटा, तुम्हारा पैसा कहाँ जमा है बेटा, वाह। सबका सब क्या करना, मेरे को अपना कार्ड डिटेल्स भेज देना, ठीक है, तो मैं देख लूंगा कहाँ जमा है तुम लोग का पैसा। तो तुम सबका पैसा बैंकों में जमा है, किसी का भी पैसा एनबीएफसी में जमा है क्या, फिर अच्छा, तुम लोगों को कभी मान लो ऐसा मन करता है कि चलो लोन लेते हैं, तुम लोन किससे लेना चाहोगे? बैंकों से, एनबीएफसी के पास जाओगे क्या, क्यों, ट्रस्ट नहीं है तुमको उस पे, हैं, बताओ क्यों नहीं जाओगे एनबीएफसी के पास, हाँ नीलम क्यों नहीं आएगी तो एनबीएफसी के पास, अच्छा बैंक का ज्यादा नाम सुना है। बोले बैंक का ज्यादा नाम सुना है, बैंक ट्रस्टेड है, एनबीएफसी ट्रस्टेड नहीं है, पर बेटा लोन तो तू ले रही है, अगर कोई डिफॉल्ट करेगा वो तो तू करेगी, अगर मान ले तूने लोन लिया है ना, तो पैसे तो मिल गए तेरे को, अब तेरा एनबीएफसी डिफॉल्ट भी कर गया तो तेरे को क्या नुकसान, तेरे को तो लोन मिल गया ना। यहाँ पे तो एनबीएफसी को तुम्हारे ऊपर शक होना चाहिए था कि तुम लोग ट्रस्टेड हो कि नहीं हो, तुम लोग जबरदस्ती एनबीएफसी पे शक कर रहे हो, अरे लोन तो तुम लोगे पे, हाँ तो डिपॉजिट का तो पहले हो गया ना कि लड़के बैंक में जमा कराएंगे, वो तो मैंने मना ही नहीं करा, कराओ बैंक में जमा, मैं तो लोन के लिए पूछा कि लोन किसे लोगे, तो तुमने कहा बैंक, अरे क्यों एनबीएफसी से क्यों नहीं लेते, इसमें ट्रस्ट कैसे इशू हो सकता है, तुमको तो लोन मिल गया ना, पैसा तो मिल गया, तुम मत करना रीपे, तुम्हारा ही फायदा है, चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली देखो बैंक्स हैं, फिर भी एनबीएफसी को एस्टेब्लिश किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि सर ऐसा बोला जाता है, क्या नाम है इसका, अ, अ, कशिश, कशिश, कि बेटा एनबीएफसी जो होते हैं ना, दीज आर द ग्रोथ इंजन्स, इनको ग्रोथ का इंजन्स माना गया है, क्यों, क्योंकि अकेले जो बैंक्स है ना वो सभी का जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर सकते, तो मांग के देखो बैंक से लोन कभी, कितने नखरे होते हैं उनके, ये लाओ, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, हाँ इतना दिन का टाइम, इतना वेरिफिकेशन, सब कुछ चेक कर लेते, और फिर बाद में लोन नहीं देते, बोले यू आर नॉट एलिजिबल। पर कभी तुम एनबीएफसी से लोन मांग के देखो, तुम्हारे घर आके लोन देकर जाएंगे, हाँ सच्ची, तुम हंस रही हो बेटा,
मजाक नहीं कर रहा, सच्ची। फोन आते हैं मेरे को तो ऐसे दिन भर में कितने सारे मैसेज आते हैं, हिमांशु सिंह वाले बार देख, मैं देखो कल रात का ही मैसेज पढ़ाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। डियर, अभी आया देख, 10:11 पे है ना। डियर वैल्यूड कस्टमर, नीड इंस्टेंट लोन ऑफ 25,000 अर्जेंटली, गेट इट नाउ फ्रॉम रूपी रेडी। 25,000 का लोन कौन लेगा, 25 लाख का तो दो कम से कम, बताओ। खैर, तो ये तो ऐसा मतलब तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं क्या, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। अब क्या ना, बैंक तो सबका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए वी हैव एनबीएफसी, है ना। क्यों, क्योंकि इट इज इजी टू ऑब्टेन, है ना, लोन्स फ्रॉम एनबीएफसी। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग लोन जाके ले लो इनसे, भाई रीपे भी करना पड़ता है लोन लेने के बाद, है ना, ध्यान रखना। बट इट इज इजी टू ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम दी एनबीएफसी। आया बात समझ में। एंड ग्रोथ इंजन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऐसा इकोनॉमी में बहुत सारा लोग हैं जिनको क्या चाहिए रहता है सर, अपना अपना बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए लोन वगैरह का रिक्वायरमेंट रहता है। तो वो तरह का जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरा करता है, एनबीएफसी पूरा करता है ना। बहुत सारा ऐसा अनसर्व्ड लोग हैं जिनको बैंक सर्व नहीं करता है, तो उन सभी लोगों को कौन सर्व करता है, एनबीएफसी सर्व करता है। और समझो ये लोग लोन देंगे ही, ये लोग लोन देने से मना कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनका मेन बिजनेस ही लोन देना है ना। इनका जो घर के में इनके बीवी बच्चों का जो पेट भरता है किससे भरता है, लोगों को लोन बांट बांट के। तो इनको तो लोन बांटना नेसेसरी है, लोन नहीं बांटेंगे तो पैसा कहां से आएगा घर में। अभी बैंक तो देखो 10 चीजों से पैसा कमा लेता है, कैसे कमाता है, तुम लोग कैश जमा कराओ, कैश निकालो तो उसमें से बैंकिंग चार्जेस काट लेता है, एटीएम देता है तो एटीएम कार्ड के चार्जेस काट लेता है, फिर तुमसे इंटरनेट बैंकिंग तो उसके चार्जेस काट लेता है, एसएमएस वाली सर्विसेज के चार्जेस काट लेता है, फिर तुम लॉकर की सुविधा लेते हो तो उस पर तुमसे रेंट लेता है। तो बैंक के पास ऐसा लाखों चीज है जिससे वो पैसा अर्न कर लेगा, पर एनबीएफसी के पास क्या, बेचारे के पास एक ही तो फैसिलिटी है, लोन देना, ऐसा। तो इसीलिए इनको ऐसा ग्रोथ इंजन माना जाता है, बिकॉज ऐसा इकोनॉमी का जो भी ऐसा फंड्स का रिक्वायरमेंट है ना उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। और ये लोग तो लोन देंगे ही, ये कभी लोन देने से मना नहीं करे। ऐसा किसने बोला, मैंने बोला ऐसा, अच्छा, नहीं। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो देना पड़ेगा ना बेटा। अभी समझो तुम चले जाओ बैंक, बैंक वाले तुमको लोन नहीं देंगे, अब तुम तो, हम तो तुम्हारी लोन की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे ना तुमसे। हाँ, इजी अप्रूवल, मैं 5 मिनट में तो लोन लेके दिखा सकता हूँ बैठे बैठे। पर बैंक से नहीं ले पाऊंगा मैं, सॉरी। आया बात समझ में, ऐसा चीज। हाँ, तो इंटरेस्ट रेट तो ऐसा हाई रहेगा ना, तुमको नहीं लगता इंटरेस्ट रेट हाई रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हाई नहीं हुआ तो व्हाट विल हैपन, सभी लोग यहाँ से लोन लेंगे और सारा पैसा का जमा करा देंगे एफडी में। बोले 7% लोन यहाँ लिया, 7% एफडी, वहां से 8% एफडी में इंटरेस्ट रेट वहां से उठा रहे, मस्त ऐसा ऐश कर रहे, है ना। तो ये सब तरह का चीज होता है, तो बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, और डिफरेंसेस क्या है फिर बैंक्स और एनबीएफसीज में। भाई ये तो समझ में आ गया कि बैंक्स का अपना एक डेजिग्नेटेड काम है, एनबीएफसीज का अपना एक अलग एक रिक्वायरमेंट है, पर मेनली डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंसेस में जब हम आते हैं तो पहला चीज क्या बदलता है कि बैंक्स में हम क्या कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स जमा कर सकते हैं, बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, है ना, banks can accept demand deposits but NBFCs cannot accept demand deposits। आई होप तुम सबको पता है डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है ना। नहीं पता तो बता देते हैं एक बार वापस से। मानसी जी आपको पता है व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स, चलो थोड़ा बताते हैं आपको। डिमांड डिपॉजिट बोले तो सर ये वो पैसा है ना, ये वो पैसा है जो हमने बैंकों में जमा कराया है, डिपॉजिट कराया है, और जिसको हम अपनी डिमांड पे कभी भी किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बैंक वाले मेरे को मना नहीं करेंगे, मेरे को मन हुआ कचौड़ी खाने का तो मैं गया बैंक, 20 रुपए का चेक लेकर के, सेल्फ ड्रॉन वाला, मैंने कहा भैया ये 20 रुपए मेरे को विड्रॉ करके दे दो, मेरा कचौड़ी वाला ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा है, आई नीड 20 रुपीज कैश अर्जेंटली। तो बैंक वाला मना करेगा मेरे को, बोले क्या पागल है क्या, नहीं नहीं मना कर सकता, भाई डिमांड डिपॉजिट है। मेरी इच्छा, मैं कितना भी विड्रॉ करूं, मेरा मन होगा 1 रुपया विड्रॉ करूंगा, तुम कौन होते मेरे को रोकने टोकने वाले। आरबीआई ने बोला यार कि डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब
अपनी डिमांड पे तुम ये डिपॉजिट्स कभी भी क्या कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो। तुम्हारे घर का एसी खराब है, कोई बात नहीं, बैंक जाके बैठ जाओ, है, एक बार बैंक से पैसा निकालो, फिर दूसरी लाइन में लग के बैंक में पैसा जमा करा दो, वापस से वही पैसा निकालो, वापस से फिर लाइन में लग जाओ। तो 3:30 बजे तक तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हारे घर का एसी अगर खराब है तो ऐसा मस्त बैंक के एसी में बैठ सकते हो। हाँ, बाकी उसके बाद फिर अपना ऐसा अरेंजमेंट एटीएम में चले आना फिर। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? सर दीज आर दोज डिपॉजिट which can be withdrawn which can be withdrawn at the demand of the depositor, है ना, कभी भी वो पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक्स डिमांड डिपॉजिट लेते हैं पर एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एनबीएफसी में कभी पैसा, मतलब एनबीएफसी लोगों से डिपॉजिट्स ले ही नहीं सकता? नहीं नहीं, डिपॉजिट्स तो ले सकता है, दे कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। क्यों? अरे ऊपर बोला था ना, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है लोगों से पैसा जमा करना। तो पैसा तो जमा कर सकते हैं पर डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते तो मतलब अरे अदर डिपॉजिट्स तो ले सकते हैं। दे कैन बी दी टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट होता ना कि भाई 3 साल के लिए पैसा जमा कराया, 1 साल के लिए पैसा जमा कराया, 5 साल के लिए पैसा जमा कराया, ऐसा चीज। पर समझो, कोई नहीं, अभी आगे चल के बताता हूँ, फिर बताता हूँ, अभी बताने से मजा नहीं आएगा। दूसरा डिफरेंस, आप क्या कर सकते हो, तुम्हारा जो पैसा बैंकों में जमा है, तुम उस डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में, है ना, तुम लोग उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में चेक इशू कर सकते हो। ठीक है, चेक्स कैन बी इशूड अगेंस्ट दी डिपॉजिट्स। जितना भी पैसा तुम्हारा बैंकों में जमा है ना, तो इफ यू हैव अ चेक बुक, तो तुम उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, चेक इशू कर सकते हो, लोगों को चेक से पेमेंट कर सकते हो। बट एनबीएफसी में तुम्हारा कोई पैसा जमा है ना, तो वहां पे चेक इशू नहीं किया जा सकता है। कि तुम्हारा कुछ भी पैसा अगर एनबीएफसी में जमा है, तो तुम उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में चेक इशू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे वही बात, क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं है ना। क्योंकि चेक वाला भी तो वही बात हो गया कि जब मर्जी हुआ तब अपन ने क्या कर लिया, पैसा विड्रॉ कर लिया। तो वो तो हमारा नेचर है ही नहीं डिमांड डिपॉजिट वाला, तो इसलिए हम यहाँ पे चेक इशू नहीं कर सकते। प्लस एक और बात, बैंक्स जो होते हैं ना, दे आर अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये सुना है तुम में से कभी किसी ने? मेरे एग्जीक्यूटिव पुराने वाले बच्चों, मेरे ईबीसीएल वाले बच्चों, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जो तुम मुंह लटका के बैठे हो ना ऐसे, तुमने नहीं सुना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम? क्या तुम में से कभी किसी ने आरबीआई एक्ट पढ़ा है जिंदगी में? पढ़ा है? क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? चलो बताओ ना, क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, जल्दी बताओ, जो याद आ रहा है वही बता दो। अरे बता दो। नहीं पता? चलो चलो, एक सेकंड, एक सेकंड एसबीसी वालों, 2 मिनट में जरा पॉज दे रहा हूँ, एक बार जरा मैं इनसे थोड़ा बात कर लूँ, है ना, मुझे ऐसा जरूरी लग रहा है क्योंकि एक बार बात करना। हाँ, कपड़ा तो तुमने तुम 5 तो हो मुझे, है ना, तुम 5 ही हो मेरे ख्याल से। तुमने तो सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा था, वो भी पूरा नहीं पढ़ा था आई गेस, है ना। कोई बात नहीं, तुम पूरी आई कब हो जैसे भी। तो देखो, अरे मतलब ऐसा एब्सेंटिज्म तुम्हारा ज्यादा रहता है ना। हाँ, तुम 5 हो, चलो बताओ, तुमने आरबीआई एक्ट कब पढ़ा है? अरे कब पढ़ा है ये तो बता दो, ये तो बता दो। इस साल पढ़ा था, पिछले साल पढ़ा था, इसी साल पढ़ा था? अच्छा, इसी साल पढ़ा है। ओके 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 ओके, अच्छा, ठीक है, इसी साल पढ़ा है। फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ा कभी तुमने जिंदगी में उठा के? तुमने कभी दोबारा उठा के देखा भी नहीं? तुम लोग का सेबी का क्लास, हाँ तुम सेबी से भी पढ़ रहे हो पिछले 3 4 5 महीनों से। तुम लोग कैसा भयंकर एक्सपर्टीज हो गया होगा ना सेबी में। ये खुशी तो कुछ तो, ये इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह करने भी वाली है ये तो, भयंकर घपला वपला भी करने वाली है। तुमने एक बार ऐसे, चलो यार कोई, पर आरबीआई तो बहुत ही ऐसा आसान सा एक्ट है, मुझे लगता भी नहीं कि उसका रिवीजन का जरूरत पड़ना चाहिए।
क्या पढ़ा था, चलो सिर्फ वो तो याद कर लो, नहीं याद है तो कोई बात, कोई बात नहीं, तुमको वापस मौका मिलेगा, इन सबको पढ़ाया जाएगा ना अभी, तो वापस बैठ जाना, ठीक है। और फिर और मजा आएगा, पता है सबसे अच्छी बात क्या रहेगी उस चीज की, तुम ऐसे बैठोगे कि तुमने ऐसे कुछ पढ़ा ही नहीं था, है ना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा। नाइस नाइस नाइस। देखो सुनना, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, पीएसएस एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, तुम लोगों ने देखा होगा, हम चेक इशू करते हैं एक दूसरे को। हम्म, तो चेक्स आप देखते हैं कि क्या, अभी समझो अपन कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आज 6-8 कुछ लोग बैठे हैं, आप में से किसी ने चेक इशू करा, इनका बैंक अलग है, इनका बैंक अलग अलग है, मेरा बैंक अलग है, तो इस बैंक से चेक इस बैंक में गया, मेरे बैंक से चेक शायद किसी और में जा रहा होगा, क्या पता ऐसा हो रहा हो कि भाई इसी बैंक का कस्टमर 10 कस्टमर इस वाले बैंक को चेक दे रहे हो, और मेरे वाला जो बैंक है ना, इसके 20 कस्टमर इस वाले बैंक को चेक दे रहे हो। अरे ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना सर, इतने लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये सबका सेटलमेंट कैसे होता है, अब समझो, कभी तुम में से किसी ने चेक में पेमेंट लिया है या दिया है? कभी किसी ने चेक में पेमेंट लिया है, दिया है? हाँ तुम मुंडी हिला रही, तुम बिल्कुल, हाँ। कितने दिन में पेमेंट ऐसा क्लियर हो जाता है? हाथों हाथ हो जाता है? अबे ऐसा कौन सा बैंक है तेरा है? जब तुमने मुझे चेक दिया, मेरे पास चेक है, चेक 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 चेक, मैं गया बैंक में, मैंने बैंक में जाके चेक जमा करा दिया, तो जैसे ही बैंक में चेक जमा करा पैसा आ गया मेरे पास। हाँ 2 दिन लगते हैं मैडम, 2 दिन लगते हैं, है ना। जैसे मैंने परसों दिया तो कल नहीं आया, आज आया, तो 2 दिन लग गया, मतलब 2 वर्किंग डेज। पर तुम सोचो, वो बैंक में तो कितने सारे चेक्स आए होंगे, कितने सारे एक दिन के अंदर, पर इतना जल्दी कैसे सी सारा सेटलमेंट और पेमेंट हो गया कि भाई 2 दिन में तुम्हारा पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में? क्या उन्होंने ऐसा किया होगा कि भाई पहले, जैसे तुम्हारा एसबीआई में अकाउंट है, मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है, तो तुम्हारे बैंक का चेक मैंने मेरे बैंक में लगाया, हाँ, तो तुम्हारे यहाँ मेरा बैंक का आदमी जाएगा, बोलेगा वो 10,000 का चेक आया, लो 10,000 दो, फिर 10,000 लेकर के आ जाएगा, मेरे बैंक में डाल देगा। फिर बोले ऐसा मालूम पड़ा ऐसे 100 चेक हैं, तो ऐसा हर बार जाएगा क्या? नहीं, पागल हो जाएगा बेचारा, पैर घिस जाएंगे उसके। तो उसके लिए क्या है, अपने पास पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है ना। मैंने बताया था आप लोग को कि आरबीआई के पास एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है, जिसमें आरबीआई के पास जितने भी इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स या इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं ना, भाई इस बैंक का इतना चेक का पैसा लगा हुआ है, इस बैंक का इतना, तो सारा का सारा जो अमाउंट है किसके पास रिफ्लेक्ट होता है? आरबीआई के पास। और वहां से एक सिंगल एंट्री के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन्स क्या कर दिए जाते हैं, ऐसा क्लियर कर दिए जाते हैं। जब वो आरबीआई पढ़ाऊंगा ना तुमको ईबीसीएल में, तब ऐसा डिटेल में बताऊंगा, अभी पूरा डिटेल में नहीं बता रहा। तो बैंक्स जो होते हैं ना, दे आर अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसलिए दे कैन इशू चेक्स, ठीक है, विच आर विड्रॉन ऑन देम। बट एनबीएफसीज है ना, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इनको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है माना गया है, इनको इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए दे कैन नॉट, व्हाट, दे कैन नॉट इशू चेक्स विच आर विड्रॉन ऑन देम। आया चीज समझ में? आया चीज समझ में? एक्चुअली ये चेक का जो पेमेंट क्लियर कराने के लिए ना, तुमको पीएसए सिस्टम का पार्ट होना जरूरी है, बट एनबीएफसीज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, दैट इज व्हाई वो अपने डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में चेक इशू नहीं करने देते। आया चीज समझ में? ओके। तीसरा चीज, अगर तुम्हारा बैंक में पैसा जमा है और तुम्हारा बैंक भाग गया, मान लो भाग गया है, होती कई लोगों की बुरी किस्मत, तो बेटा कोई बात नहीं, चिंता फिक्र की बात नहीं है, यू हैव अ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, है ना, डीआईजीसीआई करके एक वो है, इंस्टीट्यूट है, उनकी तरफ से क्या है, मतलब आरबीआई ने ऐसा ये चीज में एंटर किया है कि भाई जो भी डिपॉजिटर्स है ना, उनको हम उनके डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में क्या करेंगे, इंश्योरेंस देंगे, अप टू अ सम ऑफ मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, अभी 5 लाख है ना, 5 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा तुमको, इंश्योरेंस मिलेगा। इसका मतलब कि तुम्हारा पैसा बैंक में जमा है, और यदि तुम्हारा बैंक डिफॉल्ट कर गया, तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, तो चिंता फिकर की बात नहीं कि तुमको 5 लाख रुपए तक का क्या मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। केवल 5 लाख रुपए तक का ही मिलेगा। मान लो तुम 50 करोड़ रख के बैठो तो ही 5 लाख ही मिलेगा, 5 लाख रख के बैठो तो ही 5 लाख ही मिलेगा। और नीलम तू सोचो कि मैं 1 लाख रख के बैठे हूँ फिर मेरे 5 लाख मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता बच्चे, 1 लाख था तो 1 लाख तक का ही मिलेगा, है ना। तुम 100 रुपए रख के बैठो फिर 5 लाख की उम्मीद रख के बैठो, ऐसा नहीं होगा, है ना। अप टू अ सम ऑफ 5 लाख रुपीज,
नुकसान थोड़ा कम किया जा रहा है बस, और कोई बात नहीं। पर वहीं अगर तुम एनबीएफसी में पैसा जमा कराते हो, जो मैं तुमको बताया था कि मैंने कराया था, नो सच, ये सच का भी स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, देख रहा है दुख, देख रहे हो तुम मेरा, नो सच इंश्योरेंस स्कीम। यानी आरबीआई भी बोलता है क्या, बैंकों में पैसा जमा करा लो तो करा रहे हो तो करा लो, वरना एनबीएफसी में जमा कराओगे तो मेरी भी कोई गारंटी नहीं है ना, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, फॉर एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय एनबीएफसी। अगर तुमने एनबीएफसी में पैसा जमा कराया और एनबीएफसी तुम्हारा पैसा लेकर भाग गया या खा गया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है, कोई भी तरह का प्रोटेक्शन तुमको आरबीआई की तरफ से नहीं मिलेगा। वो तुमको फिर वो केस फेस करना पड़ेगा, वो वाइंडिंग अप और उसमें कंपनी के उसमें जाना पड़ेगा, तब जाके कोई अगर पैसा रिकवर हो पाए तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मेरा तो नहीं हुआ अभी तक। मत कराना बेटा एनबीएफसी में जमा, है ना, इंटरेस्ट हाई देते हैं पर रुला देते हैं यार। खैर, तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी। प्लस एक और चीज, एनबीएफसी को 50-50 टेस्ट पास करना पड़ता है, पर बैंक को पास करना पड़ता है क्या, नहीं। तो ये कुछ ऐसा कुछ हम डिफरेंस ले सकते हैं बिटवीन अ बैंक एंड एन एनबीएफसी। समझा तुम लोग को? ओके। बड़ी अच्छा, अब क्या सर, अब तुमको बताते हैं, ये जो एनबीएफसी होती है ना बच्चों, इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, है ना, इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। कितना टाइप्स हैं, तो ऐसा मान के चलो, बेसिकली देर आर 10 टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। कितना तरह का टाइप्स है, 10 टाइप्स ऑफ एनबीएफसी है। अच्छा, कौन बताए, कौन बताएगा, कौन बताएगा जो मैं पूछने वाला हूँ? क्या पूछूंगा बाद में बताऊंगा, पहले बताओ कौन बताएगा, कोई है बताने के लिए इच्छुक? बहुत जनरल क्वेश्चन है, सब बता सकते हैं, ऐसा सवाल है। तो कौन बता रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। कोई ऐसा हिम्मत करो, तुम में से बाहुबली बन के ऐसा निकल के आओ बाहर। तुम्हारा कोई नेता वेता नहीं क्या तुम्हारे इस ग्रुप का? नहीं है तो चुनो भाई, कोई ऐसा चेयरमैन ढूंढो अपने आप में, ऐसा बीच में तुमको जो लगता हो, जो तुम लोग की क्लास की आवाज बने। अरे लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, तोलानी नहीं है आज। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो बन सकती तुम लोग की नेता, मुझे ऐसा लगता। हाँ, कौन बोल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई बताने वाला है, चलो मैं ये पूछ लेता हूँ। हाँ भाई हीर, तुम बताओ, ठीक है, सवाल, व्हाट इज दी सवाल? ये जो एनबीएफसी है बेटा, मैंने कहा था 10 टाइप्स ऑफ एनबीएफसी का बात कर रहे हैं, तो क्या ये सभी 10 टाइप्स ऑफ एनबीएफसी की जब हम बात करें तो क्या इन पे भी 50-50 टेस्ट अप्लाई होगा? मैं जो इधर अलग अलग 10 तरह के एनबीएफसी का बात करूंगा, है ना, एनबीएफसी के भी टाइप्स है, कितना 10 टाइप्स है ना, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहेगा एनबीएफसी का, क्या इन पे भी 50-50 टेस्ट अप्लाई होगा? होगा, क्यों? बिकॉज ये भी क्या है, एनबीएफसी। आया समझ में बात? हाँ सर, इन पे भी 50-50 टेस्ट अप्लाई होगा। जहां एक्सप्रेसली बोला है तो ठीक है, जहां नहीं बोला तो 50-50 टेस्ट है। मतलब कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जहां पर ये 50-50 वाला टेस्ट इट कैन बी द 90 और द 60 और द 75। जहां पर बोला है वहां ठीक है, और जहां कुछ नहीं बोला वहां बाय डिफॉल्ट 50-50 वाला ही रहेगा। समझना चाहिए, है ना। अपन 10 तरह का एनबीएफसी पढ़ेंगे क्योंकि ये सबका सब एनबीएफसी हैं, तो इन सबको मिनिमम वो 50-50 वाला तो रखना ही है। पर कुछ स्पेशल तरह का एनबीएफसी में क्या बोला गया है, कुछ स्पेशल तरह का एनबीएफसी में ऐसा बोला गया है कि आपको 50 से ज्यादा भी रखना पड़ सकता है। एटलीस्ट 50 बोल रहे थे ना, पर वो स्पेशल काइंड ऑफ एनबीएफसी में तुमको एटलीस्ट 90, एटलीस्ट 75, एटलीस्ट 60% भी रखना पड़ सकता है। ओके, चलो, तो एक एक करके उन एनबीएफसी के बारे में पता है, पर रुको 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 एक बार। अच्छा, तुम लोग क्या सब कैसे ना मॉड्यूल, गुड। हाँ, तो ये जो मैंने आपको बताया, एक बार यहाँ से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चलो, एक बार फटाफट से क्या करोगे, यहां तक ये पहला वाला जो पेज है जल्दी से रीड कर लो तुम लोग, ऐसा खुद से फटाफट। तुम्हारे पास नहीं है तो बेटा तुम सामने देख लो,
तुम्हारे पास नहीं है? रुको। अच्छा हाँ सॉरी, तुम्हारा तो केस ही अलग है, मुझे याद आया, तुम्हारा तो बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ। लो, इतना बढ़िया बुक दे रहे तुमको, ये लो।
आपने की ताली पूरा? चलो कुछ ऐसा जो समझ से बाहर हो? नहीं, सब कुछ सही? ओके। देखिएगा, तुमको एक ऐसा ये फ्लो चार्ट बना के दिया है इन्होंने। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो इनको ऐसा इसने तीन चार पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला तो एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, जिसका रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्वेलेंस, एनफोर्समेंट सब आरबीआई करेगा। हाँ जी बोलिए। पुराना मॉड्यूल है? अच्छा, तुम लोग क्या नया वाला है? नए में क्या है, बताओ एक बार। ये प्रिंट कब का है, इसका वो क्यों नहीं दे रखा, एडिशन? आई गेस फिर यही नया होगा, अप टू नवंबर 2022। ओके। अच्छा, चलो देखते हैं, नया देखते हैं तुम्हारे इस पे से। तो तो तुम लोगों ने पहला वाला ये पढ़ा कैसे फिर, जब ये अगर अलग है तो ये? अच्छा, तुमने अपने बुक का पढ़ा, वाह, गुड। एक सेकंड देखते हैं जरा नया वाला कौन सा है मटेरियल इसमें। सप्लीमेंट्स क्या है ना? वही तो है ये, इसमें तो वही क्यों आ रहा है? इसमें तो यही आ रहा है, दूसरा ही नहीं रहा इसमें तो। वही वाला ये तो। तुम्हारा ये, अच्छा तुम सबका बुक कभी आया है, कभी आया था ये? इसी साल ना? अच्छा, अब वो किधर कर रखा होगा, एक सेकंड से देख लेते हैं। इस वाले में तो नहीं है, ये रहा। पेज नंबर कौन सा है? 189। ओके। हाँ, चल।
हाँ जी देखिएगा। तो ये सब तो वही है, मैं कुछ भी नहीं है। ये तुम लोग को पूरा दिया हुआ है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, जिन जिन का तुमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चेक करना है। तो पहले तो बता रहा है वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आरबीआई के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में है, रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड्स, नेशनल हाउसिंग बैंक में तुम्हारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आता है, आईआरडीए में तुम्हारा इंश्योरेंस, और सिबी। तो एनबीएफसी, निधि कंपनी, चिट फंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, ये सब तुम्हारा इनमें इसमें आएगा, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में आएगा। ठीक है। अब देखो हमको क्या चीज स्टार्ट करना था, एनबीएफसी क्या होता, तुम लोग को पूरा बता दिया। एक बार इसको आप पढ़ के देखेंगे, सब चीज वही दे रखा है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by the government or local authority, or other marketable securities of a like nature, leasing, hire purchase, insurance business, chit fund business, but does not include any institution whose principal business is that of agricultural activity, industrial activity, purchase or sale of any goods, or providing any services and sale, purchase, construction of immovable property. तुमको जो उधर अलग से लिखवा है ना कि कौन कौन सा बिजनेस रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो ये वाला बिजनेस रेस्ट्रिक्टेड है। और ऊपर जो तुमको लिखवाया था कि भाई ये तरह का बिजनेसमैन के, जो तो वो एनबीएफसी है, तो वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा। A non-banking institution which is a company and has principal business of receiving deposits under any scheme or arrangement in one lump sum or in installments by way of contributions or in any other manner is also a एनबीएफसी। जो तुमको मैंने रेसिडुअरी एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट बताया ना, कि जहाँ पे तुमको प्रूव करना रहता है, हाँ, तो देख लो वो बता रहा तुमको 50-50 टेस्ट के बारे में, ये पढ़ के देख लेना। नाउ ये डिफरेंसेस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। तो एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी तुमको मिलता है बैंक के केस में, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये इसका नाम ध्यान रख लेना, डीआईसीजीसी का। ये जो इंश्योरेंस स्कीम है, ये डीआईसीजीसी की तरफ से तुमको इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी। फाइन, ये हमने बात किया। अब ये तुमको दे रखा है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज के बारे में, ये अभी अपन एक सेकंड रुकेगा।
बेटा वो बिस्तर से ला दे तुमको। ओके। अभी इसमें नेक्स्ट तुमको दिया सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज। अभी ये क्या होता है सुनना, एक्चुअली मैं तुमको बताया ना कितना तरह का एनबीएफसीज होता है, 10 तरह का। तो वो 10 तरह के एनबीएफसीज में से ही एक होता है तुम्हारा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो वो जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बात दिया था ना, ये अपन बाद में चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले अपन उससे पहले बाकी जो तरह का जो एनबीएफसीज है, लाइक दी असेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, ये सारा पहले इनको चेक करेंगे एंड उसके बाद उस पर आएंगे। ठीक है, तो पहले अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। ये जितना भी पहले ऊपर का चीज है ये बाद में तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे, पहले अपन टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज पे आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बताया गया है, सुनना। इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटीज या इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट टेकिंग, एनबीएफसीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक तो वो एनबीएफसीज जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, एंड एनबीएफसीज जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, पर वो उससे हमको इतना मतलब नहीं। फिर इन टर्म्स ऑफ साइज, जो ये तुमको बता रहे हैं ना सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये एक ऐसा एनबीएफसी होता है जिसका असेट्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वो ऐसा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी बाकी एनबीएफसीज। तो वो भी एक तरह का ऐसा कैटेगरी बना के दिया है। पर मेनली हमको जो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी पढ़ना है वो किस बेसिस पे पढ़ना है, हमको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटीज, कि किस तरह का एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे देखो पहला आता है इसमें असेट फाइनेंस कंपनी। तो ये सारा जो एनबीएफसीज है ना, ये सब एनबीएफसी एक दूसरे से अलग है। किस बेसिस पे अलग है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज इन विच दे एंगेज। जैसे एसेट फाइनेंस कंपनी है तो ये करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसके लिए? फॉर द एक्विजिशन ऑफ असेट्स। एक ऐसा एनबीएफसी जो क्या कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज? सर फॉर द एक्विजिशन, फॉर द परचेज ऑफ व्हाट? न्यू असेट्स। कौन सा असेट्स? अरे वो असेट्स जो ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा। कल को खुशी को नया फोन लेना था, तो खुशी अगर तुम फोन लेती हो तो वो फोन तुम्हारे लिए असेट है? हाँ है। तो क्या वो मोबाइल फोन को फाइनेंस करके देगा मेरे को असेट फाइनेंस कंपनी? आंसर इज नो। पर मेरे को ट्रैक्टर लेना है जिससे कि मैं ऐसा कोई तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी करूंगा, तो वो ट्रैक्टर क्या है? इट इज एंगेज इन सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसा कोई असेट्स परचेज करने के लिए तुमको क्या करता है? ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो असेट फाइनेंस कंपनी एक ऐसा एनबीएफसी है जो क्या करता है सर? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू अक्वायर एनी काइंड ऑफ असेट्स, जो कि क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा टू दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आया चीज समझ में? देखो चलो एक एक करके पढ़ते हैं सबको। asset finance company, an asset finance company is a company which is a financial institution carrying on as its principal business, क्या principal business? The financing of physical assets supporting productive or economic activity such as automobiles, tractors, lathe machines, generator sets, earth moving and material handling equipments। ये जो भी मशीन्स वगैरह होती हैं सबके नाम दिए मैं तुमको। वेदर मूविंग ऑन ओन पावर, यानी या तो खुद का उसमें बैटरी वगैरह हो या ऐसा वो इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होता हो अलग से। एंड जनरल पर्पस क्या है? इंडस्ट्रियल मशीन्स मेनली है, इंडस्ट्रियल मशीन्स मेनली। प्रिंसिपल बिजनेस फॉर दिस पर्पस इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ फाइनेंसिंग रियल और फिजिकल assets supporting economic activity and income arising therefrom is not less than 60% of its total assets and total income respectively। मतलब जो 50-50 वाला टेस्ट था ना तुम्हारा, वो इन केस ऑफ असेट फाइनेंस कंपनी कितना रहता है? इट इज 60-60 टेस्ट। क्या असेट्स और इनकम दोनों के लिए बात कर रहा है? हाँ, असेट्स और इनकम इस दोनों के लिए बात कर रहा है अगर तुम पढ़ो तो। कि 60% ऑफ इट्स टोटल असेट्स एंड टोटल इनकम रिस्पेक्टिवली फ्रॉम दी असेट फाइनेंस बिजनेस। तो जो 50-50 वाला टेस्ट है वहां पे तुम्हारा 60-60 टेस्ट हो जाता है। एंड मेन काम क्या है इसका? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द एक्विजिशन ऑफ सच असेट्स which contributes into the economic activities। सिंपल सा बात, ठीक है? दिस इज योर असेट फाइनेंस कंपनी। सिमिलरली दूसरा जो एनबीएफसी आता है, दूसरा तरह का जो एनबीएफसी आता है
वो आता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम से पता चल रहा है। ये एनबीएफसी क्या करेगा, तो ये एनबीएफसी इन्वेस्ट करेगा। सर पर आप तो कह रहे थे लोन देकर के ऐसा फाइनेंस करता है। अरे बेटा, अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मैंने तो उनको फंड्स प्रोवाइड किया ही है, मैंने तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया ही है, ऐसा चीज। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी which is a financial institution and carrying on as its principal business the acquisition of securities। तो मेन काम इसका क्या रहेगा, टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अरे इनटू द बिजनेस ऑफ अदर एंटिटीज। ठीक है, कैसे करेगा सर, बाय अक्वायरिंग देयर सिक्योरिटीज, फिर चाहे वो शेयर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे कुछ भी चीज हो। तीसरा तरह का एनबीएफसी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज इज लोन कंपनी। इसका भी नाम ही सब कुछ बता रहा है, लोन कंपनी। एक ऐसा एनबीएफसी जिसका मेन है ना मूलभूत काम क्या है, लोन देना। अरे कोई भी तुम समझो, ये भी लोन दे रहा था वैसे तो, पर ये जो लोन दे रहा था ना केवल और केवल असेट्स को फाइनेंस करने के लिए लोन दे रहा था, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले। अभी ये लोन कंपनी का काम क्या है, लोन देना। तुम जो भी काम के लिए लोन चाहिए, जितना भी लोन चाहिए, जैसा भी लोन चाहिए, सारा तरह का लोन किसके पास मिलेगा, मेरे पास मिलेगा, है ना। तो लोन कंपनी मींस एनी कंपनी which is a financial institution carrying on as its principal business the providing of finance whether by making loans or advances or otherwise for any activity। कोई भी काम के लिए तुमको लोन मिल जाएगा other than its own, but ध्यान रखना डज नॉट इंक्लूड असेट फाइनेंस। असेट फाइनेंस कंपनी अलग चीज है, लोन कंपनी अलग चीज है। लोन कंपनी आपको आपके सभी तरह का लोन का रिक्वायरमेंट का क्या है, वन टाइम सॉल्यूशन है। तुमको जो लोन चाहिए, जैसा लोन चाहिए, जिस काम के लोन चाहिए, सब तरह का लोन तुमको किधर मिलेगा, लोन कंपनी के पास। सिंपल। फिर अगला तरह का एनबीएफसी आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, आईएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये एक ऐसा एनबीएफसी है जिसने कसम खाया है, क्या कसम खाया है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। समझ रहे, ये एक ऐसा एनबीएफसी है जिसने क्या कसम खाया है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। अच्छा, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ रोड्स, रेलवेज, बिल्कुल, और बिल्डिंग्स, वेरी गुड, कैनाल्स, नाले नालियां, गार्डन, सब 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 इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग व्हिच मेक्स कन्वीनियंट आवर लाइफ, है ना। ऐसा कोई चीज जो हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, है ना, सभी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बेसिकली एक ऐसा एनबीएफसी जो अपना फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, किसके लिए, ओनली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। बोले मैं फाइनेंस करूंगा, मना नहीं कर रहा, पर मैं केवल कौन से प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। तुमको नई ऐसा ट्रेन चलवानी है, मैं फाइनेंस करता हूँ, मैं बनाने में, मैं वो ट्रेन बनाने के लिए पैसा दूंगा। तुमको ब्रिज बनवाना है, मैं फाइनेंस करता हूँ, समझ रहे। तुमको रोड्स बनवाना है, मैं फाइनेंस करता हूँ। तुमको मेट्रो स्टार्ट करवाना है, मैं फाइनेंस करता हूँ। तो इस तरह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करता है, कौन फाइनेंस करता है, आईएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। पर एक बात बताओ नीलम बच्चे, कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, तुमको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने में कितना पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। तो यानी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ये क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। तो इसके इनके ऊपर क्या लगा रहता है, कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, कि देयर आर सर्टेन एडिशनल कंडीशंस व्हिच दे आर रिक्वायर्ड टू मीट। अगर ये सारा कंडीशंस मीट होगा तो ही अपन बोलेंगे कि हाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। अगर ये कंडीशंस मीट नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी नहीं बन सकती है। क्यों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है ना, बहुत सारा। तो यू शुड बी फाइनेंशियली साउंड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके लिए देखो क्या बोला है, आईएफसी इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी which deploys at least 75% of its total assets in infrastructural loans। जो 50-50 टेस्ट था ना, वो यहाँ पे कितना हो गया है, 75-50 हो गया है, क्योंकि इनकम के लिए कुछ नहीं बोला है, जो बोला है वो सिर्फ असेट्स के लिए बोला है। तो तुम्हारी असेट्स का, टोटल असेट्स का एटलीस्ट 75% ऑफ द एसेट्स किस फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ
फाइनेंस। कौन सा फाइनेंस? इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस। ठीक है। फिर इट हैज अ मिनिमम नेट ओन फंड। वैसे जनरली मिनिमम नेट ओन फंड कितना बताया था? 2 करोड़, 200 लाख। इस केस में मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? 300 करोड़। बोला ना फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, इसलिए ऐसा रिक्वायरमेंट। फिर इट हैज अ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए और इक्विवेलेंट। ठीक है। ए और इक्विवेलेंट मतलब इन लोग का क्रेडिट रेटिंग कैसा है? बहुत अच्छा है। क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है? बहुत अच्छा है। ठीक है। यानी ये कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। इन लोगों ने भी अगर कहीं से फाइनेंस फाइनेंस किया है तो ये कभी डिफॉल्ट वफॉल्ट नहीं करेंगे। तो एक इनका अच्छा सा क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। प्लस CRAR ऑफ 15%। क्रेडिट टू रिस्क असेट रेशियो, क्रेडिट टू रिस्क रेशियो कितना होना चाहिए? 15%। सर ये CRAR क्या होता है? इसको ऐसा मान के चलो, मैं बताता हूँ कि अगर इन्होंने अपना असेट्स कहीं भी ऐसा डिप्लॉय किया है तो वहां से मिनिमम 15% का रिटर्न तो इनको जनरेट करना पड़े। ऐसा तो CRAR, देयर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, देयर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऐसा मान के चलो इज 15%, शुड बी 15%। तो ऐसा NBFC जो ये 4 तरह का आपका कंडीशन सेटिस्फाई करता है और जिसका मेन काम क्या है? टू फाइनेंस व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। पर कशिश ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि बेटा ये जो फाइनेंस कर रहा है किसी भी फॉर्म में कर सकता है, बाय वे ऑफ इक्विटी और बाय वे ऑफ डेट ऑल्सो। ठीक है। ऐसा तो ये तुम्हारा 4 तरह का NBFC हुआ। एक काम करते हैं, आज की क्लास में भी इसको यहीं तक रखते हैं, है ना। इसके आगे का जो भी पार्ट है वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तुम आए क्यों नहीं? मुझे तो दिखे नहीं, मैसेज तो किया नहीं, क्यों? मैं पढ़ रहा था। एक बार ऐसे गुड मॉर्निंग तो कर देते। चलो कोई बात नहीं। तो आज इसको यहाँ तक कहते हैं, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। कल आप लोग सभी टाइम पे आइएगा, है ना, कि मैं भी टाइम पे रहूंगा। और थोड़ा पढ़ के आना है ना, जो पढ़ा है सो थोड़ा पढ़ के आना।